आयुर्वेदा शब्द है मधुमेह। तो मधुमेह मतलब इट्स अ स्वीट। एंड द फर्स्ट टाइम जब डायबिटीज का डायग्नोस हुआ था, उन्होंने ये देखा कि यूरिन के आसपास चींटियां थे। तो फिर जब उसको टेस्ट किया तो देखा कि उसमें ग्लूकोज है। तो उस समय उन्हें पता चला, तो अच्छा, कुछ ऐसे व्यक्तियों में, पेशेंट्स में, ग्लूकोज इज बीइंग एक्सक्रीटेड, ग्लूकोज पेशाब के द्वारा बाहर निकल रहा है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसके बारे में रिसर्च चालू हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ डायबिटीज है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मतलब जिसमें इंसुलिन की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होती। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन की उत्पत्ति होती है लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है डायबिटीज, और आफ्टर डिलीवरी वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज एक स्ट्रेसफुल कंडीशन टू द बॉडी। तो उसके कारण किसी किसी को डायबिटीज हो जाता है। और भी बहुत सारे प्रकार के डायबिटीज है, लेकिन ये 3 मेजर है। तो दिस सिंपल डायग्राम से आप जान सकते हैं कि इंसुलिन जो है ना, वो एक चाबी की तरह काम करता है। जैसे ही हम उस चाबी को यूज करेंगे तो दरवाजा खुलेगा। तो चाबी में 2 प्रकार के डिफेक्ट हो सकते हैं। एक तो चाबी है ही नहीं हमारे पास, तो दरवाजा खुलेगा नहीं। दूसरा चाबी है लेकिन वो चाबी टेढ़ा हो गया, तो चाबी अंदर घुसेगा नहीं और फिर लॉक ओपन होगा नहीं, दरवाजा खुलेगा नहीं। तो टाइप 1 डायबिटीज में चाबी ही नहीं है, मतलब इंसुलिन की उत्पत्ति ही नहीं है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में चाबी है लेकिन वो चाबी काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो इसीलिए वो दरवाजा खुल नहीं रहा है, ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है, फिर शुगर बढ़ने लगता है। तो इसमें बहुत सारे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है। इसमें मेनली ना किसको हो सकता है डायबिटीज, किसको हो सकता है। एक तो एशियन एथनिसिटी वाले बहुत हाई रिस्क में जाते हैं, और वो भी मोर देन 40 इयर्स रिस्क बढ़ना चालू हो जाता है। जिसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है उनको रिस्क है। जिसको प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज हुआ था उनको आफ्टर 5 to 10 years दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज, अगर उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो। और ये जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स है, ये हमारे हाथ में है कि हम कितना खा रहे, कौन से टाइम पे खा रहे, हमारा वेट कितना है, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं। ये सारे के ऊपर भी डायबिटीज आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा। एंड बीएमआई इज वेरी सिंपल, हम सब इसको चेक कर सकते हैं। हमारा वेट चेक करना है इन केजीज डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। हमारा हाइट मीटर्स में कैलकुलेट करे, उसको स्क्वायर करके डिवाइड करना है। तो नॉर्मल होना चाहिए 18.5 to 24.9। तो एक्चुअली इसमें पहले जमाने में ये मान्यता थी कि जिसको बहुत ज्यादा वेट है, जो ओबीज है या ओवरवेट है, उनको डायबिटीज होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम नए नए वैरायटीज ऑफ डायबिटीज को देख रहे हैं। अभी रिसेंटली एक टाइप 5 डायबिटीज भी निकला है। इसमें क्या है, जो बचपन से मालनरिश्ड है और वो मालनरिशमेंट कंटिन्यूस हो रहा है और अंडरवेट में है पेशेंट, तो दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज। सो दैट कैटेगरी ऑफ डायबिटीज हैज बीन लेबल्ड एज टाइप 5 डायबिटीज। सो ऐसा नहीं कि ओवरवेट होंगे तो ही शुगर आएगा, अगर बहुत ज्यादा मालनरिश्ड है तो भी दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज। तो इसका मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, मतलब ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा पेशाब जाना। ये सारी चीजें डायबिटीज के क्लासिकल सिम्टम्स है। लेकिन बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तब आता है जब सिम्टम्स ही नहीं है। हम जब कैंप्स करते हैं यहाँ पे डायबिटीज का, तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि ऐसे ही रूटीन में आ जाते हैं कि कैंप लगा हुआ है तो जाके एक बार चेक कर ले। तो जब चेक करते हैं तो शुगर आता है 300 400, किसी का तो 500 भी होता है, बट दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स, एक भी सिम्टम नहीं होता है। तो इसमें मतलब यही एक प्रॉब्लम है कि सिम्टम ना होने के कारण ये सारे
इश्यूज हो रहे हैं, सिम्टम नहीं होगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो जो हाई शुगर से उसका असर एक एक ऑर्गन के ऊपर आना चालू हो जाएगा। तो डायबिटीज को हमको ट्रीट क्यों करना है? अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप हो जाएंगे। मेन 3 सेंसिटिव ऑर्गन्स फॉर डायबिटीज, आंख, किडनी और हमारा नर्व्स, स्पेशली फुट में, हमारे पाँव में जो नसें होते हैं ना, दे आर द फर्स्ट वन टू गेट अफेक्टेड। तो इसीलिए किसी किसी को पैरों में झंझनाहट होती है, या तो फिर आंख थोड़ा सा ब्लरिंग दिखना होता है। नर्व्स न्यूरोपैथी जो है ये बहुत ही अर्ली स्टेज में आ जाता है, लेकिन जो आंख और किडनी है ये भले अंदर चालू हो जाता है, लेकिन जब तक सिम्टम बाहर निकले तब तक बहुत कुछ डैमेज हो चुका होगा। तो इसीलिए ऑलरेडी जिसको डायबिटीज है उनको एटलीस्ट ईयरली वंस ये ऑर्गन्स को चेक करना जरूरी है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी। तो डायबिटीज जब पहली बार डिटेक्ट होता है तो जब हमारा फास्टिंग शुगर मोर देन 125 या खाने के बाद वाला शुगर मोर देन 200 है, तो यू आर लेबल्ड एज डायबिटिक। बट फॉर द कंफर्मेटरी हम एक टेस्ट करते हैं HbA1c। अगर HbA1c मोर देन 6.5 है देन यू हैव लैंडेड इनटू डायबिटीज। लेकिन उसमें घबराने वाली चीज नहीं है। अगर ये शुरुआत में है, सपोज आपका HbA1c लेस देन 7 या लेस देन 8 है, तो वेरी इजीली थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस विद स्मॉल सपोर्ट ऑफ टैबलेट्स आप उसको आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जो इनिशियल में मेडिकेशन सपोर्ट लेकर के अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करते मेडिकेशन से बाहर भी आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो HbA1c स्टार्टिंग में ही 12, 13, 14, मैक्सिमम HbA1c हमने 17 तक भी देखा था। सो दैट मीन्स उनका एवरेज, ऑन एन एवरेज शुगर हर रोज 400-500 के ऊपर चल रहा है। सो उनको स्टार्टिंग स्टेज में इंसुलिन की जरूरत होगी, फिर धीरे धीरे अगर उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया देन दे कैन कम आउट ऑफ इंसुलिन। तो ये एक आइडियारस स्कोर है हमने लास्ट टाइम भी देखा है। इट इज कॉल्ड एज इंडियन डायबिटिक रिस्क स्कोर। तो इसमें 4 पैरामीटर्स है, एक है एज, एब्डोमिनल ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी और फैमिली हिस्ट्री। ये स्कोर आपको नेट में भी गूगल में भी मिल जाएगा। यू कैन जस्ट जॉट डाउन आपका स्कोर कौन सा है। इफ योर स्कोर इज क्रॉसिंग मोर देन 60 से ऊपर जा रहा है आपका स्कोर, देन यू आर एट हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज। आपको तुरंत जाके एक बार चेक करना चाहिए। तो मॉनिटरिंग डेली ब्लड शुगर, अगर आपको न्यूली डिटेक्ट हुआ या तो फिर आपका शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, तो आपको ना एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज शुगर चेक करते रहना है। यू हैव टू मेक ए नोट, और वो रीडिंग्स आप अपने डॉक्टर को दिखा देंगे, देन दे कैन गाइड यू। ये फूड से हो जाएगा या थोड़ा टैबलेट्स की चेंज करनी पड़ेगी, दे कैन गाइड यू। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट। तो मॉनिटरिंग भी कैसे करना है, आई वांट टू एम्फसाइज ये स्लाइड पे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते, दे जस्ट कीप चेकिंग फास्टिंग एंड पीपी, मतलब खाली पेट एंड खाने के बाद दोनों चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एवरीबॉडी दे बिहेव लिटिल डिफरेंटली। किसी किसी का हमने ये पैटर्न देखा है कि कुछ लोग ना उनका शुगर्स मॉर्निंग आवर्स में बहुत ज्यादा चलते हैं, कुछ लोगों का पैटर्न ऐसा रहता है जो इवनिंग से बढ़ना शुरू होता है। सो इट मे बी डिपेंडेंट अपॉन देयर एक्टिविटीज, या तो फिर एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर कि क्यों ऐसा डिफरेंट इश्यूज हो रहे। तो इसीलिए व्हाट आई सजेस्ट टू माय पेरेंट्स, सॉरी पेशेंट्स, इज कि आप जब भी चेक करते हैं, चेक इन ए डिफरेंट टाइमिंग्स। जैसे कि आज आपने फास्टिंग एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट चेक किया, तो गिव अ गैप ऑफ 1 or 2 days एंड देन चेक योर प्री लंच एंड पोस्ट लंच। उस दिन आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर 2 days चेक योर बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर, सो दैट वी ऑन एन एवरेज विल गेट अ 24 hours पिक्चर कि हमारा कहाँ पे ज्यादा गलती हो रही है, वो हमको वहां पे कौन सा फूड चेंज करना है, या तो फिर मेडिकेशन का डोज बढ़ाना है, घटाना है,
we will have an idea. आपके लिए भी help होगा, even for the doctors to guide you, it will be very helpful. So this checking should be like all the 3 meals in different days. ऐसा होना चाहिए. तो ये एक एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल है जो एक कॉइन की तरह होता है, हमारे आर्म में चिपकाते हैं एंड इट विल शो योर होल 24 आवर्स, आपके पूरे 24 घंटे कैसे शुगर चल रहा है वो दिखाता है. एंड दिस इज द पैटर्न, मतलब कौन से एरिया में आपका लो शुगर जा रहा है. रेड कलर सिंबलाइजेस लो शुगर, येलो कलर ये हाई शुगर है, जो ग्रे जोन है दैट इज नॉर्मल. तो हम ग्रे जोन में कितने समय रहते हैं, हाई शुगर में कितना टाइम रहते हैं, लो शुगर में कब कब जा रहे हैं, तो ये पूरा पिक्चर दे देता है. एंड दीज आर वेरियस मोडालिटीज. और मैनेजमेंट में अगेन वी हैव 2 वेराइटीज, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल. नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब हमारा डाइट और एक्सरसाइज. डाइट अगेन इट इज लाइक अ वेरी बिग टॉपिक, आई जस्ट वांट टू कट शॉर्ट इट. तो डाइट में क्या है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर हमको क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए. दैट इज गुड, दैट इज इम्पोर्टेंट कि क्या खाना क्या नहीं खाना, बट उसके साथ साथ कब खाना है, दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइमिंग्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो जितना फ्रूटफुल आना चाहिए आउटकम वो नहीं आएगा. तो पहले तो क्या खाना क्या नहीं खाना, डायरेक्ट आंसर. जिसको शुगर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, आपको डायरेक्ट शुगर्स जैसे कि चीनी और गुड़, हनी कंप्लीटली बंद. अगर आपका कंट्रोल एकदम परफेक्ट है, HbA1c 6.5 के नीचे है, तो मे बी अकेशनली यू आर अलाउड, कभी कभी आप ले सकते हैं अकेशनली. लेकिन अगर दूसरी चीज है, हमको कब खाना है. ठीक है, एंड कब खाने में टाइमिंग्स यूजुअली व्हाट आई सजेस्ट इज मॉर्निंग अराउंड 8-8:30 आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए. एंड आफ्टर दैट अराउंड 10-10:30 आप थोड़ा सा स्नैक जैसे कि सैलेड्स खा सकते हैं, खाना चाहिए आइडियली. एंड देन अराउंड 1 o'clock आपका लंच. एंड देन अगेन इवनिंग अराउंड 4 to 5 PM यू कैन हैव either salads or fruit. And again in the night before 8 PM you have to finish your dinner. Morning 8, evening 8 is very crucial. ठीक है. एंड डायबिटीज में हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. ऐसा नहीं कि मैंने भरपूर ब्रेकफास्ट कर लिया फिर मैं लंच तक कुछ नहीं खाऊंगी, तब क्या हो जाता है, शुगर एकदम स्पाइक करेगा ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट से, फिर डाउन जाएगा और लंबा गैप होने के कारण लंच में आपको ज्यादा भूख लगेगी. देन अगेन आप उस जब भूख लगता है, हम उस समय हमें कुछ भी याद नहीं रहता है कि मुझे लिमिट में खाना है, मुझे सैलेड खाना है, कुछ याद नहीं रहेगा, जस्ट ग्रैब इट, है ना. तो इसीलिए फिर अगेन लंच में स्पाइक जाएगा, अगेन डिनर तक आपने कुछ नहीं लिया, तो अगेन जब तक डिनर का टाइम आ गया अगेन यू विल फील हंग्री, अगेन यू विल गो एंड जस्ट गल्प इट. तो इसीलिए वी विल टेल ब्रेक इट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. 8 o'clock थोड़ा नाश्ता ले लिया, 10:30 कुछ सैलेड्स ले लिए. 10:30 आई डोंट प्रिफर फ्रूट्स बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में टाइम बहुत कम रहता है, वो फ्रूट्स में हाई कैलोरीज होने के कारण मैं उस टाइम पे फ्रूट्स रिकमेंड नहीं करती हूँ. उस टाइम सिर्फ सैलेड्स या बॉइल्ड चना ये ले सकते हैं. एंड देन 1 o'clock अगेन योर लंच. 4 to 5 PM यू कैन हैव स्मॉल फ्रूट. एंड फ्रूट्स में अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आम, केला, चीकू इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, आप नहीं ले सकते हैं. बाकी फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं बिटवीन 4 to 5 PM. एंड आइडियली आई सजेस्ट फ्रूट खाने के बाद थोड़ा सा शॉर्ट वॉक में जाए, एक आधा घंटा वॉकिंग पे जाए, ताकि आपको फ्रूट भी मिल गया और वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा वॉकिंग से. सो दिस बैलेंस यू कैन मेंटेन. एंड देन बिफोर 8 PM यू हैव टू फिनिश ऑफ योर डिनर. क्योंकि ये भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि जो लोग 10 बजे खाते हैं बट ओनली वेरी स्मॉल, एक बहुत ही पतला सा फुल्का खाते हैं सपोज, बट इवन देन द शुगर्स आर नॉट अप टू द मार्क. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा सनसेट हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो डाउन हो जाता है. इसीलिए आयुर्वेदा में बोलते हैं ना, सूर्यास्त के पहले खाना खाना चाहिए. सो दैट इज इट हैज अ साइंस बिहाइंड इट.
तो इसीलिए हमको रात में लेट नहीं खाना चाहिए और रात का खाना बहुत लाइट होना चाहिए, जैसे कि कोई दलिया हो गया, रोटी हो गया, इस टाइप का। एंड यूजुअली जिसका शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, मैं तो रात को राइस अवॉइड करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि अगेन इट शूट्स अप द शुगर्स। अगर राइस खाने का मन है, यू कैन हैव इट इन द लंच टाइम, नॉट इन द मॉर्निंग, नॉट इन द डिनर। ठीक है। एंड फार्माकोलॉजिकल में अगेन वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मेडिकेशन। एक तो टैबलेट्स हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रकार है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सेकेंड इंसुलिन है। इंसुलिन अगेन जिसको बहुत हाई शुगर से उनको देते हैं हम, और जिसका शुगर इनिशियल स्टेज में ज्यादा है उसको कंट्रोल करके फिर हम टैबलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दीज आर द टू मेन मोडालिटीज. So I'll stop it here. And if somebody is having any questions, we can take it. Otherwise, we can go to a topic. इसमें अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Otherwise, you can jot it down. आप chat में डाल सकते हैं आपके questions, and then at the last also we can take the questions. So I'll just share the today's topic. जी Can you see? Okay. Okay. Today's topic is on diabetes and mental health. Okay. क्योंकि हम देखते हैं कि डायबिटीज पेशेंट्स को ये सब मैनेज करने में बहुत ही आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत थक जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो फिर अभी जीवन भर रहने वाला है, अभी मेरे से नहीं होगा। या तो फिर पहले तो बहुत अच्छा स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते, फिर बाद में छोड़ देते, जो होना है देखा जाएगा। सो एक वन काइंड ऑफ यू नो स्लो डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। So, and this is very common in diabetes, especially. And in today's topic, what we are going to discuss is कि डायबिटीज के कारण हमारे हेल्थ के मेंटल हेल्थ स्पेशली जो इश्यूज होने वाले हैं वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, and what is the prevalence of these health issues, mental health issues, especially on our diabetes. And what is we can even also have a quick scoring of the mental health. What is the science behind this mental health issues? And there is one very funny concept called amygdala hijack. We will know about it shortly. Okay, and then how can we overcome these mental health issues? So, जैसे हम देख रहे थे कि स्ट्रेस और डायबिटीज का लिंक क्या है, क्योंकि जैसे ही एक तो होता है बहुत ज्यादा मिथ कि अरे एक बार डायबिटीज हो गया तो जीवन बर्बाद हो गया। ये बाहर की सुनी सुनी बातों से डर जाते हैं कि डायबिटीज मतलब जैसे कि कोई कैंसर हो गया, इतना इतना हद तक भी लोग डर जाते हैं। लेकिन इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा है ही नहीं। ये बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा मे बी अब तक हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ लापरवाही के कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसके कारण वो शुगर्स हेवायर हो गए, अप डाउन हो गए। जैसे ही हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, इट इज वेरी वेरी इजी टू ओवरकम। ओके, सो इंसिडेंस अगर हम देखा जाए तो इट हैज बीन सीन कि 27% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट, स्पेशली इन द अडल्ट आई एम टॉकिंग दिस अबाउट, कि 27% ऑफ द अडल्ट में ये डिप्रेशन देखा गया है।
एंड टाइप 1 डायबिटीज में अराउंड 21%। टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली यंगर पॉपुलेशन में होता है, एंड वो भी इंसिडेंस 27 एंड 21% इज नॉट लो, इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ दिस थिंग। एंड हियर एक बात आपको समझना है कि यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, क्योंकि आपके साथ आपके डॉक्टर है, आपके फैमिली है, यू हैव अ होल लॉट ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम विथ यू। तो डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज जितना हम अंडरस्टैंड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, उतना हम अपने मन को मतलब उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। वो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन को हम ओवरकम कर सकते इजीली। सो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टॉपिक, मैं एक थोड़ा सा हमारा खुद का एक सेल्फ चेक करना चाहते हैं। आई विल शो यू अ स्कोर एंड यू कैन जस्ट नोट डाउन what are all there in your life. Then I will explain you about this score. You can quickly jot it down with a pen and paper or on your mobile. You can just note down the scores of these things. तो यहाँ जैसे दिखाया गया है। थोड़ा हिंदी में बोल सकते? अच्छा, ओके। यू वांट टू अच्छा, ये say these ट्रांसलेट things in कैसे Hindi? करें? ये हिंदी में बता देंगे? ओके। सो इसमें ये दिखाया गया है कि पिछले 2 हफ्ते से आप जस्ट एज अ आप ना एक रिट्रोस्पेक्शन करेंगे कि पिछले 2 हफ्ते से मेरे जीवन में इन सारी बातों में से मेरा कितना स्कोर है, वो आप लिखते जाएंगे। तो पहला है कि मुझे काम करने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वो कितना दिन है। जैसे कि मुझे पिछले 2 हफ्ते में हर रोज ऐसा हो रहा है, या तो फिर 2 हफ्तों में एक हफ्ता ऐसा था। तो ऐसा परसेंटेज में बिल्कुल नहीं था, मैं बहुत ठीक हूँ, तो 0। मेजॉरिटी ऑफ द डेज मेरा ऐसा ही हालत था, तो आपका स्कोर 3। तो ऐसा 0 मतलब बिल्कुल नहीं, 3 मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरा ऐसा फीलिंग्स है। तो आप एक एक पॉइंट के बाजू में अपना स्कोर नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड ये बोल रहा है कि आप कितना समय डिप्रेशन महसूस किए हैं, कि मेरे से नहीं होगा, होपलेस महसूस कितना समय किए। पिछले 2 हफ्तों में ऑलमोस्ट एवरीडे ऐसा लगा तो स्कोर 3 आएगा, कभी कभी लगा तो स्कोर 1 आएगा, बिल्कुल नहीं लगा तो स्कोर 0। थर्ड है कि मुझे नींद आने में कितना दिक्कत हो रही है। तो मुझे हर रोज नींद आने में दिक्कत हो रही है, या 2 हफ्तों में अगर मैं देखूं तो एक हफ्ता ऐसा चला कि मुझे नींद नहीं आई प्रॉपरली, या तो फिर इट इज वेरी रेयर तो स्कोर 1। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्कोर 0। नेक्स्ट है कि मैं कितना अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करती हूँ, या तो फिर मैं छोटी छोटी बातों में कितना थक जाती हूँ। ठीक है, उसका स्कोर वो भी एक देखना है। एंड देन फिफ्थ पॉइंट है मेरा खाना मुझे कितना अच्छा लगता है, मतलब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगता है या बहुत ज्यादा भूख लगता है। बोथ आर एक्सट्रीम्स, बोथ आर नॉट नॉर्मल। तो दोनों का कितना मतलब 2 वीक्स में मुझे कितने दिन ऐसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसका स्कोर लिखना है। नेक्स्ट है कि मैं अपने आप को मतलब बहुत ही बैड फील करती हूँ, कि अरे मैं ना मेरे आसपास मुझे ये सब कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, या तो फिर मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ काम की नहीं हूँ, ऐसे वाले फीलिंग बैड अबाउट माई सेल्फ। तो ऐसा मुझे कितना टाइम लगता है, मतलब 2 हफ्तों में से अगर मैं देखूँ तो मुझे कितने दिन ऐसा महसूस होने लगा। देन नेक्स्ट है कि मैं जो भी काम करना चाहती हूँ वो मैं कितना कॉन्सेंट्रेटेडली कर पा रही हूँ, हर रोज मेरा काम एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेटेडली कर पा रही हूँ। या अगर पिछले 2 हफ्ते लेते तो उसमें आधा टाइम ऐसा चला गया कि मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ, और मेरा ध्यान बार बार भटक रहा है कि जाके टीवी देख लूं या कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लूं। तो ऐसा मेरा दिमाग बार बार भटक रहा है। तो वो कितना टाइम हुआ, तो वो उसका स्कोर लिखना है। और उसके बाद हाँ,
तो आपके आसपास के लोगों से आप कितना मतलब मिलजुल के रहे, या कितना आप ना स्पीकिंग स्लोली, इसमें ना दो तरीके होते हैं। एक होता है जब हम मूड ऑफ हो जाते हैं, एंड उस समय भी हमें बात करने की इच्छा नहीं होती है, हम ना बहुत कम बात करना चाहते हैं और बहुत धीरे बात करते हैं, मूड ऑफ के टाइम पे जो बात होती है। तो वो कितना समय रहा। एंड आप ये भी एक देख सकते हैं कि खुद को हर्ट करने की थॉट्स कितने आए हैं। ऐसा अगर आया तो कितने बार आया है पिछले 2 हफ्ते में। सो यू कैन राइट योर स्कोर। और नेक्स्ट 4 है कि पिछले 6 महीने से कि आप बहुत ही ज्यादा एंग्शियस, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत ही एक्साइट होने लगे। तो कितना समय हुआ, कितना ज्यादा होने लगे। बहुत रेस्टलेस होना कितना हुआ, बहुत बहुत ही टेंशन में आ जाना कितना बार हुआ, बहुत इरिटेट होना पिछले 6 महीने से बार बार हो रहा है या कभी कभी हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको स्कोर लिखना है। तो जस्ट ये जो 13 पैरामीटर्स है, इसका आप स्कोर लिख सकते हैं। So once you are done, we will go to the this thing, analysis of the scoring. आई होप कि सभी ने इसका स्कोर लिख दिया होगा। I'll go on to the next slide. Okay. So अगर आपका स्कोर लेस देन 8 है, if your score is 0, you are excellent. You are at the top level of the yogi stage. But if your score is like less than 8, maybe occasionally you are going into minor anxious depression states. It is common for majority of the people in the world. No need to worry. Okay. But if your score is more than 8 and between 17, then you are in a stage of moderate depression or anxiety. एंड इस स्कोर में रहने वालों को ना हार्ट का इश्यूज होने का चांसेस ज्यादा है। एंड वी विल सी व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। एंड इफ योर स्कोर इज मोर देन 18%, यू आर अंडरगोइंग अ मेजर एंग्शियस डिप्रेशन स्टेट, मतलब आप बहुत ही ज्यादा तनाव में हैं। यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर as early as possible to have the guidance. ऐसा नहीं कि दवाइयों के लिए ही, you can consult a psychologist or a psychiatrist to have the guidance with them. So I just kept this slide in between कि अगर कोई स्कोर करते करते किसी को एंग्जाइटी आ गया, तो I thought I should just calm them down. So whenever you get this thoughts of anxiety, आप ना पहले ये महसूस करना जरूरी है कि हर एक थॉट को मुझे बिलीव करने की जरूरी नहीं है। ओके, इट इज जस्ट अ ट्रिगर फ्रॉम द एनवायरमेंट, है ना। तो मे बी इट वो सही नहीं हो भी सकता है। अगर वो सही है, मतलब इट इज वो रियल भी है, तो वी कैन वर्क ऑन इट, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो भी एंग्शियस थॉट होता है उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगर हमको उस पर काम करना है जो, तो फर्स्ट स्लो डाउन योर ब्रीदिंग, काम योर बॉडी। आप ब्रीदिंग के ऊपर उसको फोकस कर सकते हैं, अपने थॉट्स को थोड़ा सा श्वास के ऊपर ध्यान रखेंगे ना, तो योर थॉट्स विल स्लोली स्लोली काम डाउन। एंड ये बात आपको आपके दिमाग में ध्यान में लेके आना है कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हो चुके थे जो मैंने हैंडल किया है और मैंने उसको पार भी कर चुकी हूँ। तो एंड सो दिस इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अब भी उसको पार कर सकती हूँ। ठीक है। किसी किसी को लोनलीनेस का बहुत ज्यादा थॉट्स होते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, फोन ज्यादा यूज करते हैं, स्क्रोलिंग, यू नो। अभी लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी क्या है पता है, स्क्रोलिंग, मतलब हम देखते हैं ना अभी कोई भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जब भी कुछ भी देखते हैं तो यूज जस्ट स्क्रोल इट, है ना। तो अभी लेटेस्ट एनालिसिस क्या है कि स्क्रोलिंग
is considered as new smoking. Smoking jitna addiction hai, so now the psychologists call scrolling is equal to new smoking. तो और क्या कर सकते हैं? जस्ट कीप क्वाइट, थोड़ा सा अपने आप के लिए स्पेस दे, कोई अच्छे साइलेंस की जगह पे जाके बैठ जाए, एंड देन यू कैन स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग। या तो फिर थोड़ा सा वॉक, नेचर वॉक में चले जाए, एंजॉय योर ओन कंपनी, बिकॉज इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना? ये बात आई जाएगी जरूर, रहेगा नहीं, है ना? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट वी हैव टू सिट डाउन। जब ऐसा बहुत ही एंशियस में चले जाते हैं, फर्स्ट थिंग इज slow down, sit down in a calm quiet place, focus on your breathing, and then start reflecting on the problem. आपको जो भी प्रॉब्लम मन में आ रहा है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। पहले शांत हो जाए, बैठ जाइए, अपने ब्रीथिंग पे फोकस करें। तो ये रियल लाइफ सिनेरियोस है जो WHO ने अपने वेबसाइट पे डाला है कि डायबिटीज पेशेंट्स कैसे फील करते हैं। तो आई हैव जस्ट शेयर्ड फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पे कि कुछ एक लड़की है, उसने ऐसा अपना एक्सपीरियंस डाला है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, मतलब ये जो जंग है डायबिटीज के साथ, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, जब भी मैं थोड़ा सा, मतलब बुक के हिसाब से मैं थोड़ा फॉलो करती हूँ तो ठीक ठाक रहता है, जैसे ही थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिर मेरा शुगर्स हेवायर हो जाते हैं। तो इट इज लाइक ए डाइस। डाइस जब खेलते हैं तो एक बार एक नंबर आएगा, दूसरे बार दूसरा नंबर आएगा। तो यहाँ भी एक बार शुगर कंट्रोल में है, एक बार शुगर हाई है, एक बार शुगर लो है। सो दिस वॉज हर पॉइंट ऑफ व्यू। एक और पेशेंट का है, तो उन्होंने क्या कहा कि अभी डायबिटीज हो तो गया है, लेकिन मैं अपने परिवार वालों से इसके बारे में शेयर कैसे करूं? आई फील अ बिट शेमफुल, वो स्टिग्मा, सो दे आर फीलिंग। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो लोग फेस करते हैं अपने लाइफ में, डायबिटीज पेशेंट्स। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, उन्होंने क्या कहा कि जो डायबिटीज के कारण जो इश्यूज हो रहे हैं ना, उससे बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आने चालू हो गए। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सेकंड है कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब हमारा मेमोरी भी स्लो डाउन हो रहा है, छोटी छोटी बातें भूल जाना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यू। एंड थर्ड है हमारा ईटिंग डिसऑर्डर्स, कि ओवर ईटिंग, ज्यादातर ओवर ईटिंग में चले जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस ईटिंग, कि जब भी कोई स्ट्रेस आता है ना, उसको काउंटर करने के लिए, उससे उससे बाहर आने के लिए माइंड को फूड के ऊपर फोकस करते हैं। कुछ खा ले तो माइंड पूरा उसके ऊपर ध्यान चला गया, तो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रहा है ना उसके ऊपर शांत हो जाता है। तो ये इसके एक विशेष साइकिल बन जाता है, जब भी स्ट्रेस लगा तो खाते जाओ, और जो खाते क्या खाते, हेल्दी नहीं खाते, जंक फूड्स पे चले जाते हैं, तो अगेन वो शुगर्स को हेवायर करता है। सो इट इज अ विशियस साइकिल। तो ये भी एक एनालिसिस में देखा गया, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज फीमेल्स में, दे हैव दिस ईटिंग डिसऑर्डर 51.8%। इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स में ये देखा जा रहा है। एंड स्टैटिस्टिक्स भी यही करता है कि डिप्रेशन का 20% रिस्क है, एंड एंजाइटी का 25%, एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स का आधा के बराबर। टीनेजर्स में भी 27% देखा गया कि, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज फिर भी इट इज ओके टू मैनेज, इट इज नॉट दैट टफ, इतना टफ नहीं है टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज जो है, जो ज्यादातर बच्चों में होता है, उनमें इंसुलिन की उत्पत्ति नहीं होती है, तो उनको 3 टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। और थोड़ा भी उनका खाना में थोड़ा भी कैलोरीज बढ़ गए तो शुगर 400 टच कर देता है, तो उनको बहुत ही कैलकुलेटेड जाना पड़ता है। तो बच्चे, एक तो छोटे बच्चे हैं, उनको क्रेविंग्स होते हैं, और ऊपर से डायबिटीज, तो इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन पेशेंट्स को ही नहीं, उनके पूरे फैमिली को, पेरेंट्स को लिए भी ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। हमारे इसमें एक बहन है, गीतांजलि करके, शी वॉज डायग्नोज्ड एट द एज ऑफ
अराउंड 7 इयर्स के एज में, 6 और 7 इयर्स में उनका डायग्नोस हुआ। तब से लेकर के उनके पेरेंट्स ने इतना अच्छा शेड्यूल बनाया उनके लिए। एंड शी इज ऑल्सो वेरी गुड, शी इज ऑल्सो वेरी मेच्योर्ड कि कैसे उसको हैंडल करना। फिर बाद में वो बाबा के बच्चे बन गए। एंड देन रिसेंटली वो हमारे कैंप में भी आई थी। एंड देन वो अपना अनुभव शेयर कर रही थी कि बाबा की जो नॉलेज है उसको कितना हेल्प किया है। ये जो डायबिटीज के स्ट्रेस, क्रेविंग्स, इश्यूज जो भी आते हैं उसको कैसे टैकल करूं, उसको बहुत अच्छा सा अनुभव होने लगा। और उसने एक अच्छी बात उसने शेयर किया है कि जब भी मैं टेंशन में चली जाती हूँ, वो एजीपी यूज करती है। जो मैंने बताया था ना एजीपी, वो एजीपी यूज करती है। तो उसने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। उसने कहा कि जब भी मैं स्ट्रेस में चली जाती हूँ, मेरे शुगर्स स्काई हाई चले जाते हैं, बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं। और जब भी मैं अपने मन को शांत रखती हूँ, तो मेरा शुगर कंट्रोल में रहता है। एंड शी रियली एक्सपेरिमेंटेड ऑन हर ओन सेल्फ एंड शी शेयर्ड दैट पॉइंट। इट इज रियली अमेजिंग, है ना? क्योंकि बाबा का नॉलेज कितना हेल्प कर रहा है, इट इज प्रूविंग इन हर केस। एंड उसने रिसेंटली मुझे मैसेज किया कि शी कंप्लीटेड 21 years ऑफ हर डायबिटीज लाइफ, टाइप 1 डायबिटीज। इट्स रियली रियली अप्रिशिएबल फॉर। तो साइंस बिहाइंड डायबिटीज क्या है? जब भी डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। तब भी और आदमी डिप्रेशन में और नीचे चला जाता है। तो हमारे शरीर, हमारे दिमाग में, ब्रेन में स्पेशली ये 4 हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं हम। एक है ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स एंड डोपामिन। ये हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स है। जब भी हमारा मन दुखी हो जाता है, तो इन हॉर्मोन्स की संख्या कम होने लगती है ब्रेन में, और वो फर्दर डिप्रेशन की मूड को एलिवेट कर देता है। सो इट इज अगेन लाइक ए साइकिल। तो सेरोटोनिन कर क्या, उसका काम क्या है? वो हमारे मूड, स्लीप, एपिटाइट को रेगुलेट करता है। डोपामिन, जब वो हमारा इट प्लेस अ रोल इन मोटिवेशन, हमको मोटिवेट करने में, रिवॉर्ड देने में, रियलिटी क्या है वो बताने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नॉरेपिनेफ्रिन। ये यूजुअली फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, मतलब जो भी कुछ ऐसा अचानक सा आपके सामने आ गया, सपोज आपके सामने शेर आ गया, तो यू विल बिकम अलर्ट ना एट ए मोमेंट। तो वो अलर्टनेस का काम करने वाला है नॉरेपिनेफ्रिन। और ग्लूटामेट, गाबा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मेन तो ये 4 है। हाँ, यहाँ यहाँ मैं ये इस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो बहुत ही डीप पॉइंट है, और हमको समझना भी है इसको। इसको हमको साइंस में कहा जाता है एमिगडाला हाईजैक। ओके, तो एमिगडाला हाईजैक होता क्या है? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है प्री फ्रंटल लोब्स। ये हमारे सामने वाले दिमाग का नाम है, ठीक है? इसका काम है कि हम जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, रेशनलाइजिंग करते हैं, मतलब हमारे विचारधाराओं को एक सही दिशा देते हैं, वो इसका काम है। एमिगडाला थोड़ा पीछे की तरफ रहता है। वो एमिगडाला का क्या काम क्या है? इमोशंस को हैंडल करना। एमिगडाला का काम क्या है? इमोशंस को हैंडल करना। अब हम देखेंगे। तो जो भी हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन जाता है, जैसे कि आंखों से आपने कुछ देखा, कानों से आपने कुछ सुना, ठीक है, हाथों से आपने कुछ किया या बोला, जो भी है, जो भी ये सेंसेस के द्वारा हमारे इंफॉर्मेशन थैलेमस तक जा रहा है ना, तो फर्स्ट जाएगा, थैलेमस इज लाइक ए रिले स्टेशन, एक पोस्ट ऑफिस की तरह। इंफॉर्मेशन वहां जाके फर्स्ट पहुंचता है, फिर वहां से कॉर्टेक्स, जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोला है ना, वहां पे वो पहुंच जाता है। उसका काम है एड्रेस पे डिलीवर करना। तो वो यहाँ पे पहुंच जाता है। तो फिर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? उसको एनालाइज करता है, ठीक है? तो ये कि हमको जो इंफॉर्मेशन मिला वो कितना सही है, हमको कितना उसको लेना है, कैसे प्रोसेस करना है, वो रेशनलाइज करता है, थिंक करता है। फिर वो एमिगडाला को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। फिर एमिगडाला उसके हिसाब से इमोशंस
रिलीज करते हैं, हैप्पी होना या तो फिर हर एक का जो इमोशंस होते हैं ना, वो एमिगडाला के द्वारा बाहर आते हैं। लेकिन जो एमिगडाला हाईजैक हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन पहले जो पोस्ट ऑफिस में जा रहा है, थैलेमस में जा रहा है ना, तो वो थैलेमस से सीधा एमिगडाला में चला जा रहा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंच रहा है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है, जो इंफॉर्मेशन आया उसको पहले समझो कि वो क्या है। बिना समझे एमिगडाला जब तक पहुंच जाता है तो यू रिएक्ट, यू डोंट रेस्पॉन्ड। ठीक है, ये है डिफरेंस। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये जो सामने वाले दिमाग पे जाता है, जब तब हम रेस्पॉन्ड करते हैं, हम सोचते हैं उस चीज के बारे में, फिर जवाब देते हैं। जब ये बाईपास हो जाता है, सीधा अमिगडाला पर पहुंच गया, तो फिर देन आप रिएक्ट करेंगे, आप बिना सोचे समझे कर बैठेंगे। सो दिस इज स्विफ्ट इन द डायरेक्शन, सो इमीडिएटली यू रिएक्ट, फ्लाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में आ जाता है। ऐसा हम आपको घबराने के लिए ये सब नहीं बोल रहे, बिकॉज जब आप समझेंगे इन चीजों को, तब आप इसको सही दिशा से यूज कर सकते हैं, बिकॉज नॉलेज इज पावरफुल। एंड जब हम समझेंगे तभी हम कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स, कुछ कदम आगे बढ़ा सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम स्ट्रेटेजीज के बारे में देखेंगे कि कौन सा युक्ति हम रच सकते हैं जिससे हम उससे बाहर आ सके। एक तो कल के सेशन में भी हमने फोकस किया कि लास्ट वीक के सेशन में, कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में अगेन कि हम अपने खान पान, एक्सरसाइज, ये सब चीजों को प्रॉपरली मेंटेन करना है। अगर किसी को कोई एडिक्शंस है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब एडिक्शंस है, अगर बाय चांस आपको एडिक्शन नहीं है, लेकिन इस जमाने में, इस न्यू जनरेशन में सबसे ज्यादा एडिक्शन क्या है, मोबाइल, है ना। इसीलिए डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। सो मोबाइल इज इक्वल टू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इन दिस जनरेशन। तो इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया है मोबाइल का। इसीलिए हम क्या खा रहे, कौन से टाइम पे खा रहे, कितना खा रहे, ये सब इफेक्ट करता है हमारे शुगर पे। एंड ज्यादा से ज्यादा हम नेचुरल चीजें पे जाए, फ्रूट सैलड्स, दाल, ये सब के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है उस पे ज्यादा फोकस करें। सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जैसे कि एक्सरसाइज के लिए ना बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे मेरे से तो नहीं होगा, हाँ मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, मेरे घुटने दर्द है, मेरे कमर में दर्द है। आई अंडरस्टैंड कि आपकी बातें सही है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपका तकलीफ है वो और बढ़ेगा, घटेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके जॉइंट्स अकड़ जाएंगे। तो मैं क्या कहती हूँ मेरे पेशेंट्स को कि सपोज आपको बिल्कुल चलने की आदत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 10 या 15 मिनट चलना चालू करेंगे। पूरे दिन में 10-15 मिनट चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर 1 वीक आपको क्या करना है, हर रोज सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, ऐसे 2 हफ्ते कीजिए। फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद यू मेक इट 20 मिनट्स, 20 मिनट कर दीजिए। धीरे 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 आपका शरीर खुद आपको चलाएगा, वो खुद जाएगा सामने, आपको फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपका वो जो हैप्पी हॉर्मोन्स है ना, वो एक्सरसाइज से भी ट्रिगर होते हैं। यू फील रिलैक्स्ड, यू फील फ्रेश, क्योंकि वो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। एंड इवन ब्रेन स्कैन में भी देखा गया है, यहाँ जो पिक्चर दिखा रहे हैं ना, कि इवन इफ यू मूव लिटिल बिट, कितना फर्क पड़ रहा है। देखिए फर्स्ट पिक्चर में देर इज नो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन, सिर्फ बैठ के काम कर रहे। लेकिन जो सेकंड पिक्चर है वो जो रेड येलो, इट इज ना, इट इज अ सिंबल ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, जैसे ही आप कदम उठा रहे, वॉक कर रहे, सो योर ब्रेन इज गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन, प्रॉपर सर्कुलेशन। जब प्रॉपर सर्कुलेशन होगा ना, तभी जो भी कचरा है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो इसीलिए सर्कुलेशन का इतना इंपॉर्टेंस होता है। तो एक तो आपका इंसुलिन को भी अच्छे काम करने में हेल्प करता है एक्सरसाइज। एंड अकॉर्डिंग टू
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड है कि 150 मिनट्स एटलीस्ट 1 वीक करे, दिस इज द मिनिमम। लेकिन इससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं, एटलीस्ट आइडियली 45 मिनट्स टू 1 आवर पर डे, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। अगर उतना नहीं कर पाते तो इतना तो करना ही है। सो दिस इज वन ऑफ द टिप टू ओवरकम द एंजाइटी थिंग्स। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन ट्रिगर हो गया एंड आपको बहुत ही एंशियस लगने लगा, देन दिस इज द एक्सरसाइज विच यू कैन डू। 5 थिंग्स यू कैन सी अराउंड, जो 5 चीजें आप अपने आसपास में देख सकते हैं, फोकस ऑन दैट। 4 थिंग्स विच यू कैन टच 4 डिफरेंट थिंग्स, 4 अलग अलग चीजों को आपको छूना है। 3 थिंग्स यू कैन हियर, एक हो सकता है आपकी फैन की आवाज, एक हो सकता है आपके किसी आसपास वालों की बातें, एक हो सकता है आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन। ऐसा 3 थिंग्स विच यू कैन हियर, उस ओनली उस समय उसी पर ध्यान देंगे। 2 थिंग्स विच यू कैन स्मेल, कुछ ऐसा खुशबू या कुछ भी आपके सराउंडिंग में आपको क्या स्मेल में महसूस हो रहा है, सूंघ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इमोशन यू फील। सो इसमें क्या होता है, आपके सेंसेस सारे ग्राउंडिंग हो जाते हैं। यू जस्ट अपना इतने सारे थॉट्स, एंजाइटी में क्या हो जाता है, थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, भागते रहते हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स आ जाते हैं। वहां से लेकर के हम धीरे 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 थॉट्स को एकाग्र करने लगते हैं। जैसे ही एक्सरसाइज होता है आपका थॉट्स ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है। एंड टेक्निक्स लाइक योगा, मेडिटेशन, बाबा के बच्चे तो सारे मेडिटेशन करते ही है, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। उसके साथ साथ योगा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उसमें जैसे कि सूर्य नमस्कार हो गया, प्राणायाम हो गया, ये सारी बहुत बेसिक चीजें हैं जो सबको करनी चाहिए। क्योंकि बहुत इजी एक तो है, अगर सूर्य नमस्कार सपोज बाई बाई चांस कोई बहुत ही एल्डरली है और वो कर नहीं पाते, एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। तो उसका तो कोई एज लिमिट है ही नहीं, है ना। सो वी विल जस्ट, आई विल शो यू वन सिंपल बॉक्स ब्रीथिंग बोलते हैं हम इसको। यू कैन जस्ट इवन ट्राई दिस वेन एवर यू फील एंक्शियस। इसमें क्या करते हैं, पहले हम श्वास लेते हैं, ब्रीद इन फॉर 4, स्लोली यू ब्रीद इन फॉर 4 सेकेंड्स एंड होल्ड। आपको सांस लेके होल्ड करना है 4 सेकेंड तक, एंड देन स्लोली आपको सांस छोड़ना है 4 सेकेंड में। सांस छोड़ने के बाद आपको 4 सेकेंड छोड़ने के बाद होल्ड करना है। ठीक है, वी विल जस्ट ट्राई इट वंस नाउ। अभी हम एक बार देख कर लेंगे। पहले सभी श्वास लेंगे, श्वास को 4 सेकेंड तक रोक रोक दीजिए। 1, 2, 3, 4। अभी श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद 4 सेकेंड रोकिए। 1, 2, 3, 4। तो नॉर्मल ब्रीदिंग। सो इसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। सो इसमें भी क्या होता है, आपका अगेन थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, ब्रेथ के ऊपर जा रहे हैं। तो आपके बाहरी विचार जो है कुछ समय के लिए ठंडे हो जाते हैं। जैसे दिमाग ठंडा होता है तब आप सही क्या है, मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको प्रॉपर थॉट्स आने लगेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू काम डाउन, पहले हम अपने मन को शांत करना पड़ेगा। सो बूस्ट योर ब्रेन, बिकॉज अभी देखा गया कि ये सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं बोल रही, मैं तो इन जनरल बता रही कि अभी इतना डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी ये अभी बढ़ने लगा है। किसको बढ़ेगा, जिसका मेंटली एक्टिव नहीं है, मतलब जिनका दिमाग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बहुत ही लो मूड या लो स्टेज में रहते हैं ना, उनका आगे जाके मेमोरी इश्यूज आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपका दिमाग चैलेंजेस पे जीता है, मतलब जितना उसको आप चैलेंजेस देंगे उतना आपका दिमाग और तेज होगा। क्योंकि काम करता है ना, वो एनालाइज करता है, न्यू न्यू क्रिएटिव आइडियाज लेके आता है। तो इट इज लाइक अ लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं कि अभी हाँ अभी हमारा उम्र हो गया अभी क्या पढ़ेंगे, नहीं। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम अपने माइंड को शार्प और एक्टिव रखना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव सम ट्रेनिंग टू द ब्रेन। आपको हर टाइम
मैम ब्रेन को कुछ ना कुछ आपको सिखाना पड़ेगा। सपोज अभी आपका रिटायरमेंट एज है बाय चांस, ओके, तो आप क्या करेंगे, कुछ एक नया आर्ट सीख सकते, कुछ पेंटिंग सीख सकते, या कुछ हैंड राइटिंग सीख सकते। सो यू आर मेकिंग योर ब्रेन, आप अपने दिमाग को ना एक नई चीज जब सिखाना चालू करते हैं तो उसमें वो न्यूरल कनेक्शंस, नए नए कनेक्शंस फॉर्म हो जाते हैं, उससे वो एक्टिव रहेगा। तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेन जिम करेंगे। जैसे जिम करते हैं ना, एक्सरसाइज में हमारा मसल्स बढ़ते हैं, तो ये ब्रेन जिम जो है हमारे दिमाग को शार्प रखने के लिए, हमारे दिमाग को स्ट्रांग रखने के लिए, क्योंकि मसल्स जैसे हम एक्सरसाइज करते जिम जाते तो हमारे मसल्स स्ट्रांग हो जाते, वैसे ही ब्रेन जिम, दिमाग से जो हम एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारा ब्रेन स्ट्रांग होने लगेगा। सो आई विल जस्ट शो अ वेरी सिंपल दो एक्सरसाइजेस। एक तो आप ऐसा अपने हाथ को रखेंगे, यू जॉइन बोथ योर हैंड्स, ऐसे जॉइन किए, जस्ट जॉइन योर हैंड्स, ठीक है, ऐसे। अभी आप अपने थंब से चालू करेंगे, ठीक है, थंब से चालू करेंगे, यू जस्ट रोटेट योर थंब, आप अपने थंब को ऐसे रोटेट करना है, दिख रहा है ना? हाँ, उसके बाद आपके दीदी आप इंडेक्स फिंगर, अनशेयर करें, सॉरी, अनशेयर करेंगे तो वी कैन सी। ओ सॉरी, ओके, ओके फाइन। सो दिस अ सिंपल ब्रेन जिम, आप ऐसा दोनों हाथों को ऐसा जोड़ेंगे एंड देन थंब से चालू करेंगे, जस्ट रोटेट, आपको रोटेट करते जाना है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स फिंगर, नेक्स्ट मिडिल फिंगर, नेक्स्ट रिंग फिंगर, एंड देन आपका लिटिल फिंगर, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल। एक दूसरा जो है ये भी सिंपल है, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा कंफ्यूजन, बट इट इज वेरी सिंपल, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दो हाथ है, दो हाथों से एक हाथ को आपको नाक में पकड़ना है, एक हाथ को कान पे पकड़ना है, बट क्रॉस में जाएगा ऐसा, ठीक है, एक यहाँ जाएगा तो या यहाँ जाएगा, ठीक है। आप मेरे साथ चालू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कहाँ जा रहा है हाथ, कहाँ नाक है, कहाँ कान है, लेकिन आप करते जाएंगे तो इट इज वेरी इजी। इसमें क्या है ना, आपका ब्रेन को हम काम दे रहे हैं, कहाँ सा कौन सा हाथ कहाँ जाएगा, दूसरा हाथ कहाँ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इससे भी बहुत और टफ होते हैं एक्सरसाइज, ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस में, बट ये मैंने जो दो एक्सरसाइज सिखाई ये बहुत सिंपल है। इसको जैसे आप बिल्डअप करते जाएंगे ना तो आगे जाके आप दूसरे दूसरे भी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है तो आई कैन टेक द क्वेश्चंस फर्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चंस है। एक है, डायबिटीज के लिए स्प्राउट्स मूंग ब्रेकफास्ट में खाना ठीक है कि नहीं? हाँ, देखिए, स्प्राउटेड मूंग। या दिस इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। स्प्राउट्स यू कैन हैव विद द ब्रेकफास्ट, और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ब्रेकफास्ट को पूरा रिप्लेस करते हैं सैलेड से या फ्रूट से, दे कंप्लीटली रिप्लेस, मतलब उसमें कोई अनाज नहीं आएगा, मतलब न रोटी न पोहा, नथिंग, ओनली फ्रूट्स एंड सैलेड्स। दैट इज वन वेराइटी ऑफ पीपल। कुछ लोग स्प्राउट्स थोड़ा लेते हैं फिर देन ब्रेकफास्ट, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन जो आप जब पूरा रिप्लेस कर रहे ब्रेकफास्ट को, मतलब अनाज से फ्रूट से रिप्लेस कर रहे, आपको अपने शुगर्स चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना मेरा शुगर्स इस डाइट से कितना बढ़ रहा है और मेरा टैबलेट कितना असर कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और दूसरा चीज है, जो भी आप करना चाहते हैं
एक बात ध्यान में रखना है कि आप उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं तो ही करना है। ऐसा नहीं कि जोश में आकर के फिर मैंने एक हफ्ता किया, एक महीना किया, फिर वापस अपने रूटीन में चले गए, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, आप ये देखिए कि आप लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो कर सके, तब जाके आपका शुगर्स बैलेंस में रहेंगे। डॉक्टर्स को भी समझ में आएगा कि आपको कौन से टाइम पे कितना मेडिसिन की जरूरत है। ठीक है। तो ये मिस्टेक कुछ लोगों से हो जाता है, जोश में आ जाते हैं, कुछ डाइट्स फॉलो करते हैं, देन दे गो बैक टू नॉर्मल। अभी कल भी एक पेशेंट आए थे हमारे पास, तो उन्होंने कुछ नेचुरोपैथी का फॉलो किया था एंड ही गॉट वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, कि जब तक उन्होंने फॉलो किया उनका शुगर बिल्कुल गायब हो गया। बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वो छोड़ दिया था, मतलब वो कर नहीं पाए। उन्होंने अपने रूटीन में चले गए, जो पहले खाते थे वो सब करते थे, चले गए उस पे, बट उन्होंने शुगर चेक नहीं किया। और फिर कल आए थे हमारे पास ऐसे ही जनरल, आफ्टर 2 years ऑफ लिविंग ऑल टैबलेट्स। 2 साल कुछ नहीं खाया, कुछ टैबलेट नहीं, कुछ चेक नहीं किया। 2 साल के बाद आए, कल का शुगर 400। ठीक है। तो ये मिस्टेक बहुत सारे लोगों से हो जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आपको नहीं फॉलो करना है, आप फॉलो कीजिए, बट कीप ए ट्रैक। शुगर चेक करते रहिए, जब आप कर रहे तब भी चेक करना, जब आप छोड़ रहे तभी चेक कीजिए। ठीक है। देन आपको खुद पता चलेगा आपको क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। यू विल बी योर ओन बेस्ट डॉक्टर। तो 3-4 क्वेश्चंस सिमिलर है। पनीर, इज इट अ गुड प्रोटीन? और हाँ, हाँ, ओके। या पनीर comes under the category of protein. वो सोया पनीर इज बेटर कंपैरेटिवली, बिकॉज अभी मिल्क में इतना अडल्ट्रेशन हो रहा है, तो इसीलिए इतना रिकमेंडेड नहीं है। बट अगेन फॉर वेजिटेरियंस, dal, all kinds of dal, they are highly rich in proteins. तो आप रोज एक कटोरा दाल खाइए, आ जाएगा आपका प्रोटीन। जिन बिग क्वेश्चन, can you please share the proper diet for pre-diabetic and diabetic patient for 3 times a day? 3 times, सॉरी, हाँ, 3 times a day, like सुबह 3 times, शाम। ओके, या। हाँ जी। तो या इन लास्ट वीक जब हमने क्लास सेशन शेयर कर रहे थे, उसमें ये मैंने एम्फसाइज किया था कि देर इज नो फिक्स्ड डाइट चार्ट, क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल अलग अलग है। आप कौन से जगह से आ रहे, सपोज फॉर इंडिया में अगर आप एग्जांपल लेंगे तो नॉर्थ में रोटी ज्यादा चलता है, साउथ में चावल ज्यादा चलता है। आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको कौन सा खाना मिलता है वहां पे। ठीक है। एंड सेकंड, आपका लाइफस्टाइल, आप बहुत ही ज्यादा हैवी वर्क्स करते हैं, या आपका बहुत सिंपल कम एक स्ट्रेनियस वाला एक्सरसाइज मतलब वर्क शेड्यूल है, ज्यादा आपको थकने की जरूरत नहीं है, और आपका डे शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, एवरीथिंग मैटर्स एक डाइट चार्ट बनाने के लिए। इसीलिए हम कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट्स बनाते हैं यहाँ पे पेशेंट्स के लिए। हम ऐसा बना के नहीं रखते हैं। जब वो आते हैं, वी टेक देयर हिस्ट्री, हम उनके हिस्ट्री पूछते हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या खाते हैं, कौन से टाइम पे खाते हैं। तब जाके हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ उनकी गलती हो रही है और कहाँ उनको चेंज करना है। बट एज अ सिंपल, जस्ट टू हैव अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने अभी पहले भी शेयर किया था, टाइमिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह 8 बजे, दैट टाइम आप कुछ, यूजुअली आई प्रिफर, अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम नहीं है तो गो फॉर इधर रोटी, दलिया, डिस्क ओट्स, millets, these are very very good rather than having poha and all those things. And 10:30 के टाइम पे कुछ सैलेड्स, 1 o'clock लंच में आई गिव लिटिल लिबर्टी, थोड़ा सा मैं लिबर्टी दे देती हूँ अपने पेशेंट्स को, स्पेशली इफ दे आर फ्रॉम साउथ, कि उनको चावल खाने का मन होता है तो आई टेल देम यू कैन हैव राइस इन द आफ्टरनून बट नॉट इन द नाइट।
बिकॉज हमको ना दोनों बैलेंस करना होता है। अगर मैं बोलती हूँ कि चावल बिल्कुल नहीं खाना है, गेहूं बिल्कुल नहीं खाना है, देन दे विल से ओके टाटा बाय बाय, आई विल नॉट कम बैक अगेन। ओके, सो इट विल बी लाइक दैट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड देन हम उनको गाइड करते हैं, उनका क्रेविंग्स किस हद तक जा रहा है वो सब जान के फिर हम उनको बताते हैं। एंड देन आफ्टरनून में लंच हो गया। लंच में भी हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखें, मतलब रोटी चावल ये सब चीजें हैं, तो आप सिर्फ 2 रोटी रखें। अगर आपको रोटी पसंद है तो सब्जी ज्यादा खाए, ठीक है। तो इस तरह से सैलेड्स थोड़ा ज्यादा ले ले, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कम खाया, ठीक है। एंड देन अगर आपको चावल पसंद है तो चावल का क्वांटिटी कम रखें, सब्जी और सैलेड्स को ज्यादा रखें। एंड देन इवनिंग अराउंड 4 PM to 5 PM थोड़ा सा फ्रूट खा सकती है, उसके बाद वॉक करना है। एंड देन बिफोर 8 PM आपका डिनर। डिनर में अगेन इफ यू डोंट हैव एनी इश्यूज विद द ग्लूटेन, go for either roti fulka or dalia, these kind of thing, oats, these kind of things are better. Chawal I usually don't recommend in the night. So, quick question around fruits. And is sugarcane juice good? And there is another condition. After breakfast, there is weakness felt in the body. What could be the reason and what to do in this case? This is also very good question. First I'll take the sugarcane part. तो sugarcane का जो है ना, अगर आप नॉन डायबिटिक है तो कोई इशू नहीं। अगर आप डायबिटिक है, ठीक है, एंड अगर आपका शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप डायबिटिक है, लेकिन अगर आपका शुगर्स इट इज अंडर गुड कंट्रोल, तो इट इज वंस इन अ वाइल, हाफ ग्लास यू कैन टेक। लेकिन उसके बाद उतना ही थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, जैसे कि वॉकिंग हो गया, कुछ एक्सरसाइज हो गया। क्योंकि डायबिटीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है एनर्जी इनटेक शुड बी इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। अगर ये बैलेंस करेंगे कोई कुछ नहीं बोलेंगे आपको, यू हैव द लिबर्टी। लेकिन एनर्जी इनटेक आपके एनर्जी आउटपुट को बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बोलेंगे आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है, ठीक है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। मैंने जो लिया, मैंने उसको हजम किया कि नहीं किया। अगर मैं उतना वर्कआउट्स कर रही हूँ, उतना एक्सरसाइज कर रही हूँ, देन यू हैव फुल लिबर्टी। बट अगर आप कर नहीं पा रहे हो, देन यू विल हैव, देन आपको रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम बॉडी को तकलीफ तो नहीं दे सकते ना हाई शुगर्स डाल के। एंड देन सेकंड वाज ऑन Fruits, in general, fruits, or on the same lines, date sugar, is it better than sugarcane juice? Or is it better than a normal fruit, mango or any या papaya kind of thing? And हाँ, in general, all fruits. ठीक है। इन फ्रूट्स अगेन, अगर आपका HbA1c या तो फिर आपका रैंडम शुगर 300 के ऊपर है, मोर देन 300, नो फ्रूट्स। नो फ्रूट्स फॉर 1 मंथ एटलीस्ट, ठीक है, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज ना करें। लेकिन अगर आपका शुगर्स ठीक ठाक है, लेस देन 200, लेस देन 250 है, तो आप फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड 3 फ्रूट्स आर नॉट रिकमेंडेड, बनाना, केला, आम, चीकू। ये तीनों में से बहुत हाई शुगर्स होते हैं। और अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे खा रहे हैं। जैसे मैंने बताया शाम को 4 से 5 बजे, उसके बाद वॉकिंग। सपोज आपको बहुत क्रेविंग हो रहा है मैंगो खाने का, ठीक है, भले आप 1 या 2 पीस खाएं, लेकिन उसके बाद वॉक करें ताकि आप उसको बैलेंस करें। घुमा फिरा के पॉइंट वहीं पे जाता है, जो मैं खा रही हूँ उसको मुझे पचाना है, मुझे उसको एक्यूमुलेट नहीं करना है, ठीक है। एंड देन सेकेंड इज दिस डेट सिरप। डेट सिरप इज रियली गुड, यू कैन यूज इट एज अ सप्लीमेंट। एक्चुअली चीनी गुड़ से बेटर डेट सिरप है। अगर आपके पास वो फैसिलिटी है, आप बना सकते हैं, तो दैट इज गुड। एंड इवन पपाया यू कैन हैव, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। थोड़ा सा कच्चा टाइप में ले तो अच्छा है। बहुत ही ज्यादा पका हुआ पपाया में थोड़ा ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाते, तो थोड़ा सा कच्चा वाला पपाया इज बेटर। बाकी सारे Last फ्रूट्स ले question. सकते हैं मॉडरेशन में। ओनली केला, आम, चीकू, दीज आर हाई इन ग्लूकोज।
तो इसीलिए इसको अवॉइड करते हैं अगर आपका शुगर 300-400 है। अगर आपका अच्छा कंट्रोल में है देन थोड़ा सा क्वांटिटी में ले सकते हैं, उसके बाद आपको वॉकिंग करना है। So last question. After breakfast, there is weakness felt in the body. हाँ, यस। What could be the reason? What to do in this या case? अगेन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक होता है अगर आप नॉन डायबिटिक है, ठीक है, आप नॉन डायबिटिक है, आपको शुगर नहीं है, लेकिन आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो और ब्रेकफास्ट के कुछ समय के बाद आपको वीकनेस फील हो रहा है, सो दिस कैन बी अ सिग्नल फॉर प्री डायबिटिस। ठीक है, दिस कैन बी अ सिग्नल फॉर प्री डायबिटिस। क्यों? जैसे ही आपके शरीर में डायबिटिस का जीन्स है, ठीक है, तो वो ट्रिगर करता है जब हम एकदम से हाई कार्ब्स लेते हैं ना, ब्रेकफास्ट में यूजुअली हमारा कार्बोहाइड्रेट से होता है, जब हम हाई कार्ब्स लेते हैं तो इंसुलिन एकदम से रिलीज होता है। जब भी ग्लूकोज अंदर जाता है तो इंसुलिन रिलीज होता है, वो जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा इंसुलिन बाहर आएगा। लेकिन प्री डायबिटिस में आपको तो शुगर का इश्यू नहीं है, लेकिन जितना शुगर गया वो ट्रिगर इतना ज्यादा हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन हो जाता है शरीर में, और वो हाई इंसुलिन प्रोडक्शन के कारण बॉडी थोड़ा सा लो शुगर में चला जाता है थोड़े समय के बाद। ठीक है, जितना ग्लूकोज गया अंदर उसको तो पचा देता है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंसुलिन रह गया बॉडी में वो थोड़ा सा लो शुगर टाइप डाउन लेके जाता है। जब वो फेज आता है आपको वीकनेस लगेगा। ठीक है, सो दिस कुड बी अ सिंबल ऑफ योर प्री डायबिटीज स्टेज। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा सिम्टम्स आ रहा है तो आप जाके एक बार चेक करवा लेंगे तो अच्छा है। और इसके लिए जिसको डायबिटीज नहीं है और आपको जानना चाहते हैं कि आप रिस्क में है या नहीं, उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है, उसको OGTT बोलते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप लैब में जाएंगे, वहां आपको पहले फास्टिंग सैंपल ले लेंगे, उसके बाद ग्लूकोज का पानी जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, जो हमारे ब्रेकफास्ट के बराबर का हिस्सा होता है, वो ग्लूकोज का पानी लैब वाले आपको देंगे। आप वो ग्लूकोज का पानी पीने के बाद वो फिर 1 आवर के बाद एक सैंपल लेंगे, 2 आवर्स के बाद एक सैंपल लेंगे। तो उस 1 आवर के सैंपल जो है ना, 1 और 2 आवर्स के सैंपल, उसमें पता चलेगा कि आप डाउन में जा रहे कि नहीं, वो रियली आप प्री डायबिटीज में जा रहे कि नहीं उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, दिस इज वन गुड टेस्ट, जो अगर किसी को सच में ऐसा सिम्टम्स है तो दे हैव टू गो फॉर OGTT, अगर वो नॉन डायबिटिक है अगर उनको डायबिटीज नहीं है तो। और दूसरा, जिसको डायबिटीज है और ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है आपका कार्ब काउंट, आपका कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा जा रहा होगा एंड आपका शुगर शूट अप हो रहा होगा। जब हाई शुगर्स एकदम से स्पाइक करते तब भी ऐसा सिम्टम्स आने का चांसेस है। एंड तीसरी बात, अगर आपको डायबिटीज है और आपने नाश्ता किया, नाश्ते के कुछ समय के बाद या तो फिर लंच के पहले आपको लो शुगर की फीलिंग आ रही है, तो प्लीज आप एक बार चेक कीजिए अपने शुगर को। अगर वो सच में लो जा रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि उनको दवाई का डोज कम करना पड़ेगा। मे बी आप ओवरडोज में जा रहे हैं। तो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। Thank you. थैंक यू वेरी मच। सो मे बी अगर आप थोड़ा कैंप के बारे में बता देंगे हाँ, ताकि whoever wants किसी को भी चाहिए तो दे कैन क्या मैं ज्वाइन। यहाँ कैंप जो होता है उसका शेयर करूंगी, शॉर्ट वीडियो भी है। Maybe in a short way. तो दिस इज द we call it as diabetes hope retreat, and it is hope is called as like it's a healing opportunity for a positive empowerment. एंड यूजुअली ये हर महीना रहता है, 4 दिन का कैंप है इन हॉस्पिटल। हम पेशेंट्स को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, एंड देन 4 दिन में उनको पूरा ये सारा जो भी दिखाया है, फुल बॉडी चेकअप होता है, क्लासेस होते हैं, डाइट क्या खाना है वो सिखाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, कुछ गेम्स भी होते हैं, काउंसलिंग सेशन, फिजियोथेरेपी, फूड केयर, क्योंकि फूड इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है। तो फूड को कैसे हम ध्यान रखें ताकि अर्ली स्टेज में जो इश्यूज होते हैं उसको टैकल करें, तो ये सारी चीजें सिखाया जाता है। एंड देन
यूजुअली इसका इंफॉर्मेशन ना हमारे एंजल ऑफ शिवा में ग्रुप्स में डालते रहते हैं हम। उसमें भी अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको अपडेट्स पता चलता रहेगा। एक शॉर्ट वीडियो जो हम इस डायबिटीज कैंप में जो हमने अभी तक किया है, उन सारे कैंप्स में एक का हमने जस्ट ऐसे बनाया है, एक शॉर्ट वीडियो, एक 3 मिनट का वीडियो है। इसमें आपको हम क्या क्या करवाते हैं वो सब एंड पेशेंट एक्सपीरियंस भी इसमें दिखाया गया है। इज इट ऑडिबल? यूं पर लगा ये आसमां नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो दो जहां पीछे रह जाए। यूं पर लगा के आसमां भी नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो दो जहां भी पीछे रह जाए। हाथ उठा चांद तारे तोड़ना, चल तू यूं के एक कारवां बना, जो तू ठान ले तो खुद ही को जान ले तू, तूफान भी अपना रुख बदल जाए। Hope Retrieve, it's very nice initiative BK, डॉक्टर सचिन और राम्या की तरफ से, और ग्लोबल हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा इसका अरेंजमेंट है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पूरी टीम डॉक्टर्स की और पूरे स्टाफ और एडमिन ऑपरेशन सब मिलके एक डायबिटीज़ की जो एक अवेयरनेस है, ये जिस हद तक पहुंचाना चाहते हैं, जो उनका डेडिकेशन है एंड द इंटेंशन इज़ वेरी मच इनटू राइट प्लेस। जो हम प्रिकॉशन पहले नहीं लेते थे, अब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई है। अब हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे सीखा है वो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, और उसकी जितनी भी हमने यहाँ पे नॉलेज ली है वो हम दूसरे लोगों से भी शेयर कर सकें, ताकि इसका बेनिफिट दूसरे लोग भी उठा सकें। यहाँ का पूरा स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर स्टाफ हो या अदर स्टाफ जो भी है, सभी स्टाफ के सभी मेंबर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। कुछ यूं चले के सब हो अपने पीछे, कुछ यूं उठे हम के तारों से ऊपर खुद से लड़े हम, वो खुद से बेहतर लेके जमीन से आसमां तक अपना नाम लिख जाए। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਨ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ कैंप। इस तरह लग गया कि जिमें परिवार दे विच ही रह रहे हैं। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि वाइब्रेशंस इतने अच्छे और हर एक का बिहेवियर और हर चीज़ वाइब्रेशन इतने अच्छे मिल रहे थे कि आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो गई। चांद तारे तोड़ना, चल तू यूं के एक कारवां बना, जो तू ठान ले तो खुद ही को जान ले तू, तूफान भी अपना रुख बदल जाए। यूं पर लगा के आसमां नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो दो जहां भी पीछे रह जाए। Thank you. Thank you very much. Thank you, Thank Ramya Ben, and thank you everyone so for much. staying little longer. या इट्स रियली डायबिटीज, इसीलिए डायबिटीज को बोला जाता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है, इट्स अ डिसऑर्डर। ऑर्डर जो है ना वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया। जैसे ही हम अपने लाइफस्टाइल को ऑर्डर में लेके आ जाएंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके,
थैंक यू। थैंक यू। 1 मिनट या योग करेंगे एंड वी कैन या क्लोज इट। जस्ट गिव दृष्टि, अनशेयर करें। या 2 minutes we'll have a meditative experience. Just try to relax your mind. हिंदी में। आप अपने मन को धीरे धीरे अपने श्वास के ऊपर एकाग्र कीजिए। जब भी लगता है कि मन भटक रहा है, उसको अपने श्वास पे लेके आए और उस श्वास को फील करें कि कैसे वो हवा अंदर जा रहा है और कैसे वो बाहर आ रहा है, उसकी गर्माहट, उसका बहाव और श्वास का आना जाना महसूस करें। फिर धीरे धीरे अपने इस शरीर के एक एक अंग को महसूस करने लगे, सिर से लेके एक एक अंग। सिर में कोई तनाव, कोई प्रेशर, दर्द, कुछ भी हो रहा है, उसको सिर्फ साक्षी होकर के देखें। उसका कोई जजमेंट नहीं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ साक्षी होकर के देखें। ऐसे शरीर के हर एक अंग को जहां पर भी थोड़ा भी तनाव महसूस होता है, वहां पे थोड़ा समय रुक जाए और उसे साक्षी होकर के देखें। फिर दूसरे अंग पे जाए, ऐसे धीरे धीरे पांव तक अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। जितना जितना हम उसे साक्षी होकर के देखेंगे, हमारा ध्यान उससे डिटैच होता जाएगा, क्योंकि हम उसे अलग होकर के देख रहे। वो मैं नहीं हूं, मैं अलग, मैं बहुत ही स्टेबल हूं, मैं बहुत ही लाइट हूं। और मेरा ओरिजिनलिटी, जो बाबा ने बताया कि मैं मोस्ट पावरफुल हूं, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूं। जब हम स्व की स्मृति में आ जाएंगे, तो बाबा से हमारा कनेक्शन बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। और जैसे बाबा से कनेक्शन जुड़ गया, हमारे में और भी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति बढ़ने लगेगी और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को आसानी से पार कर सकते हैं। तो आज हम ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि मैं अपने जीवन शैली को एक अच्छी दिशा में लेके जाऊंगी। मेरा खान पान जैसे बताया गया है, सही टाइम पे सही खाना खाएंगे। हर रोज कम से कम आधा घंटा वॉकिंग करेंगे। योगाभ्यास
तो हर रोज करते ही हैं। उसके साथ साथ हम अपने डायबिटीज का भी चेक करते रहेंगे। तो सही मन सही शरीर को निर्माण करेगा। और सही शरीर हमें उमंग उत्साह में लेके जाएगा और हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी हर्षा भाई, एंड दीदी को भी बहुत बहुत थैंक्स। एंड सभी जब मधुबन जाएंगे तो कैंप जरूर अटेंड करना। या थैंक सभी मोस्ट यू। वेलकम। यस। फ्लायर चैट में भी है और बाद में भी मिल सकता है ऑलरेडी। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट। गुड डे रम्या बेन। ओम शांति।